गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे आप सब और घर होंगे। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का भाग 2। कल हमने भाग 1 पढ़ा था और आपको याद होगा पिछली वीडियो में जब भाग 1 मैंने पढ़ाया था तो भाग 1 हमने रोका था जाकर के बाबर की मृत्यु यानी 1530 में। एक जरा सा रिवीजन मार देता हूँ बाबर के युद्धों पे। बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था, 1527 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा। मैं उस समय भी घाघरा के युद्ध पे जोर दे रहा था, तो घाघरा के युद्ध की कहानी में अब जोड़ूंगा जो हुमायूं के लिए समस्या खड़ी होंगी, तो मैं उस पर अब बात करूंगा। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। जिस समय बाबर की मृत्यु हुई, देखिए बाबर जो था ना, पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और माता की तरफ से चंगेज खां का। कहते हैं पिता की तरफ से 5वां वंशज था और माता की तरफ से 14वां वंशज था। तो पिता की जब मृत्यु हुई तो कहते हैं जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर जो है हुमायूं को एक सलाह देकर गया था। एक्चुअल में इनके यहाँ पे ये चगताई तुर्क कहते हैं बाबर और को, या फिर तुर्क मंगोल भी कहते हैं इन्हें। तो ये चगताई तुर्क हैं। इनके यहाँ ना एक परंपरा थी कि पिता की मृत्यु के बाद साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया जाए, और कुछ ऐसी ही सलाह बाबर अपने लड़के हुमायूं को भी देकर गया था कि मेरी मृत्यु के बाद साम्राज्य को अपने भाइयों में बराबर बांट देना। हुमायूं ने अपने पिता का बात का पूरा मान रखा और उसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। चलिए बात करते हैं पहले हुमायूं की, फिर मैं आता हूँ धीरे धीरे। देखिए हुमायूं, अगर मैं बात करूँ हुमायूं की, तो हुमायूं का जो आप काल पढ़ेंगे वो 2 काल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप 1530 से 1540 तक। मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब भाग 1 पढ़ रहे थे, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने कहा था कि भाग 1 1530 से 1556 तक, 1526 से 1556 तक जाएगा और उसमें बाबर, हुमायूं और अफगान आएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक गैप बन रहा होगा। हुमायूं दोबारा 1555 में 55 से 56 तक गद्दी पर बैठेगा। तो आप देख रहे हैं बीच में ये 15 साल का जो गैप बन रहा है, 15 ईयर का। यहाँ पर आएंगे अफ़गान, और जैसे ही हम अफ़गान पूरा करेंगे तो हमारा ये पहला पार्ट जो है पूरा हो जाएगा। सॉरी। तो देखिए 1530 से 1540 हुमायूं का पहला कार्यकाल होगा, फिर अचानक मुग़ल सत्ता यहाँ से उखड़ जाएगी, और फिर 1555 से 1556 दूसरा काल होगा हुमायूं का, और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। तो हमारा मुग़लों का भाग 1 जो है समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं, पहले हुमायूं के परिवार का इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए बाबर की जब मृत्यु हुई तो बाबर के 4 लड़के थे। एक का नाम था हुमायूं, एक का नाम था कामरान, एक का नाम था अस्करी और एक का नाम था हिंदाल। ये हुमायूं के सगे भाई थे। 4 भाई थे हुमायूं और ये 4 सगे भाई थे। उसके अलावा एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा। ये चचेरा भाई होगा हुमायूं का। ठीक बात है। देखिए जब एक हुमायूं की एक बहन भी है, बहन एक किताब लिखेगी जिसमें अपने पिता और भाई का सारा संघर्ष है। जब मैं मुग़ल साहित्य पे डिस्कस करूंगा तब मैं बहन का जिक्र करूंगा, और उस समय हुमायूं नामा पुस्तक को बताऊंगा। बड़ी फेमस पुस्तक है वो मुग़ल इतिहास के लिए। चलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस समय हुमायूं बाबर की मृत्यु हुई तो हुमायूं ने कामरान को काबुल का क्षेत्र दे दिया। कौन सा क्षेत्र दे दिया? काबुल और कंधार का क्षेत्र। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, कैसे कामरान और कैसे काबुल और कंधार। अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया। उत्तर प्रदेश वाला इलाका संभल का क्षेत्र है। देखिए अस्करी में सै आ रहा है तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि संभल का क्षेत्र अस्करी को मिला था। हिंदाल अगर कहें तो आप इसमें अ की आवाज आ रही है, तो आ से इसे अलवर का क्षेत्र मिल गया था। किसे? हिंदाल को। और सुलेमान मिर्जा को है, चचेरा भाई था, इसे बदख्शा का क्षेत्र मिला था। अब आप कहेंगे बदख्शा कहाँ है? देखिए बदख्शा अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। तो इसका मतलब अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा हिस्सा, मतलब कुछ हिस्सा मुग़लों के पास था। तो बदख्शा का क्षेत्र सुलेमान मिर्जा को मिला हुआ था, यानी सुलेमान मिर्जा बदख्शा में है, हुमायूं दिल्ली आगरा के क्षेत्र में है, कामरान जो है काबुल कंधार में है, अस्करी संभल में है, हिंदाल अलवर में है।
यहाँ तक हमारी बात पूरी होती है। बदख्शा को मैं, आप याद रखिएगा जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में बदख्शा का जिक्र आएगा। बदख्शा का जिक्र इसलिए आएगा क्योंकि सिंधु घाटी के लोग जो हैं वहाँ से कीमती पत्थर मंगाते थे, तो वहाँ पे बात करेंगे हम बदख्शा की। मणि रत्न मंगाते थे बदख्शा से, तो वहीं पर बात करेंगे। चलिए तो हुमायूं ने अपने पिता की बात मानी और पिता की बात मान के साम्राज्य को 4 पार्ट्स में बांट दिया, हुमायूं, कामरान और अस्करी और हिंदाल। चलिए मैं हुमायूं की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे मिटोता हूँ। मैं आज भी डस्टर लाना भूल गया। कुछ लोगों ने कमेंट में बोला सर कपड़ा ले लीजिए, डस्टर ले लीजिए। ठीक है मैं ले लूँगा, ध्यान नहीं रहता मेरे को, आदत असल में हाथ की है, कोई बात नहीं। देखिए कल कमेंट डाल रखा था आपने वीडियो में, उसमें लिखा हुआ था कि जो बाबरनामा है, मैंने अर्स्कीन और मैडम बेवरिज बताया था, और एक और अर्स्कीन के साथ में जो कमेंट डाला था वो उनके साथ में ही है, अर्स्कीन के साथ में, जिन्होंने बाबरनामा का अनुवाद किया था। चलिए तो मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ। अब हुमायूं के सामने क्या क्या समस्या थी। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा है, ठीक बात हो गई। हुमायूं के भाई अब हुमायूं से अलग हो गए हैं और हुमायूं के 2 शत्रु भी दिखाई देते हैं हमें। 2 शत्रु कौन से दिखाई देते हैं? देखिए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा था पूर्व में अफगान चले गए थे। जब घाघरा का युद्ध हमने पढ़ा था तो घाघरा का युद्ध हमने पढ़ते हुए कहा था कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया लेकिन समाप्त नहीं किया था, तो अफगान अभी भी सक्रिय थे। ठीक बात है, मैं भी बताता हूँ आपको। उत्तर बंगाल, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और कहाँ पे, और एक शत्रु जो है गुजरात में है। गुजरात के शत्रु का नाम है बहादुर शाह। ठीक बात है। हुमायूं की किस्मत देखिए, भाई साथ नहीं दे रहे हैं और 2 शत्रु हैं, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और कुछ हुमायूं के चरित्र में भी दोष थे जिस कारण से हुमायूं पराजित हो जाएगा अंततः और मुगल सत्ता भारत से उखड़ जाएगी। आप कहेंगे कैसे चरित्र में दोष थे? हुमायूं अफीम खाने का बहुत शौकीन था। उसके अलावा हुमायूं को ज्योतिष में भी, मतलब इन चीज़ों में बहुत विश्वास रखता था। हर दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहना करता था। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ही ले कि कौन सा मुगल बादशाह था जो ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, तो वो हुमायूं था। तो देखिए 2 शत्रु हैं, एक अफगान है और एक आपके कौन है, गुजरात का शासक है जिसका नाम है बहादुर शाह। चलिए अब मैं अफगान को अगर पार्ट्स में बांटूं तो मैं इस तरह से कर देता हूं। ये मैंने बिहार बनाया है, बिहार को बना करके अफगान के 2 पार्ट्स कर देता हूं मैं। बिहार में ये एक हो गया उत्तरी बिहार और एक हो गया आपका दक्षिण बिहार। ठीक है, अब आप कहेंगे उत्तरी बिहार दक्षिण बिहार मैंने ऐसे क्यों किया? यहाँ अफगानों की 2 शाखाएं हैं। उत्तरी बिहार में जो शासक है उसका नाम है महमूद लोदी। ठीक बात है। और दक्षिण बिहार में जो है, दक्षिण बिहार के शासक का नाम है बहार खां लोहानी। ठीक बात है, दक्षिण बिहार का शासक है जिसका नाम है बहार खां लोहानी, वो यहां पे है। ठीक हो गई बात। अब हम शुरू करते हैं हुमायूं के साथ क्या क्या घटना घटी। देखिए हुमायूं जब गद्दी पर बैठा 1530 में, तो हुमायूं ने सबसे पहले 1531 में राजपूतों की तरफ रुख किया और कलिंजर का युद्ध लड़ा। किसके ऊपर आक्रमण किया? कलिंजर के ऊपर आक्रमण किया। कलिंजर का शासक था प्रताप रुद्र देव, था कलिंजर का शासक। प्रताप रुद्र देव कलिंजर का शासक था, लेकिन यह हुमायूं का पहला आक्रमण ही विफल हो गया था। वो कलिंजर के शासक को जीत नहीं पाया था। खैर पेपर में नहीं आता है ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 1531 के बाद 1532 की बात करता हूँ मैं। अब 1532 का पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये युद्ध भी आता है पेपर में, आईएएस में भी एक बार क्रम लगाने को आया हुआ था, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो 1532 में हुमायूं ने किसके, हुमायूं वर्सेस अफगान। देखिए हुमायूं तो चल ही रहा है, तो किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा है? ये लड़ा है अफगानों के विरुद्ध। अब आप कहेंगे अफगान ऊपर भी हैं दक्षिण भी है, तो कौन से अफगान? तो वर्सेस महमूद लोदी। अब 1532 में युद्ध कौन सा है जो पेपर में आता है? उस युद्ध का नाम है दोराहा का युद्ध। कहीं दोहरिया लिखा है, कहीं दोराहा लिखा है।
डजेंट मैटर, आप इतना ज़्यादा वो मत सोचिए, ये प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क होता है। दोराहा का युद्ध होता है 1532 का, ये युद्ध है जिसका नाम है दोराहा का युद्ध। और इसमें अब की बार अफ़गान जो है महमूद लोदी पराजित हो जाएगा। देखिए कॉपी पेन लेके बैठा करिए, शॉर्टकट से तीर वीर लगा करके आप याद कर सकते हैं। तो 1532 में दोराहा का युद्ध हुआ, दोराहा के युद्ध में महमूद लोदी पराजित हो जाएगा। ठीक होगी बात, यहाँ तक आपका पूरा हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा है। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं ने सबसे अपने भाइयों में राज सिंहासन बांट दिया है, मतलब संपत्ति राज्य बांट दिया है। हुमायूं है, कामरान है, अस्करी है और हिंदाल है, 4 भाई हैं। तो कामरान को काबुल कंधार का क्षेत्र दिया है, अस्करी में सयारा संभल का क्षेत्र दिया है, हिंदाल को अलवर का क्षेत्र दिया है। एक भाई सुलेमान मिर्जा है जो कि बदख्शा के क्षेत्र में है, अफगानिस्तान को लगता हुआ क्षेत्र है वो, बदख्शा कश्मीर अफगानिस्तान की सीमा वाला, तो वहाँ पर सुलेमान मिर्जा है। हुमायूं ने राज सिंहासन संभाला। हुमायूं की गद्दी को जो चुनौती दे रहे थे वो कौन दे रहे थे? अफगान। मैंने कहा घाघरा के युद्ध में ये पराजित हुए थे, समाप्त नहीं हुए थे। अगर बात करूँ अफगान कहाँ, बिहार में भी है, बंगाल में भी इनकी एक शाखा है, नुसरत शाह होगा एक शासक। तो बंगाल में उत्तरी बिहार का शासक है महमूद लोदी और दक्षिण बिहार का शासक है बहार खां। ठीक है, इनकी मैं बात करूंगा, इसकी मैं अभी अलग से बात करूंगा क्योंकि इसका बड़ा रोल आएगा जब मैं शेर शाह पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे बड़ा रोल आएगा इसका। तो खैर हम बात कर रहे हैं महमूद लोदी की। 1532 में युद्ध हुआ, युद्ध का नाम है दोराहा का युद्ध। दोराहा का युद्ध जो हुआ जिसमें हुमायूं जो है अंततः विजयी रहा है। और दोराहा के युद्ध में अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी चाहिए, जिसकी मैं बात करता हूँ। अब हुमायूं ने क्या करा, हुमायूं ने जैसे ही दोराहा का युद्ध जीता, तो हुमायूं दोराहा का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं गया सीधा चुनार का घेरा डाला। वहीं बिहार के क्षेत्र में एक किला है जिसका नाम है चुनार। अब आप कहेंगे क्यों कह रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्यों है चुनार का किला? ठीक है, चुनार का किला इंपॉर्टेंट है। हुमायूं ने चुनार के किले का घेरा डाला और चुनार का घेरा डालने में यहाँ पर कौन था? यहाँ पर था शेर खां। तो यानी कि जिसको हम बाद में हम शेर शाह के नाम से जानेंगे, शेर खां है चुनार में। शेर खां जिसका ओरिजिनल नाम क्या है? जिसका ओरिजिनल नाम होता है फरीद। ठीक बात है, चुनार का घेरा डाला और शेर खां इतना मजबूत नहीं था कि वो मुगल सेना से लड़ सके, और शेर खां ने हथियार डाल दिए और हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक बात है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट हो गया। अब मैं एक बार अगर आप कहें तो मैं हुमायूं को पूरा करूं कि शेर शाह? चलिए मैं शेर शाह को, हुमायूं को ही पूरा करता हूँ। चुनार का घेरा डाला, मैं मिटो देता हूँ इसे। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आराम से लिखते रहिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है। अब हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला, चुनार के बाद हुमायूं गया गौड़। गौड़ आप कहेंगे कहाँ? गौड़ बंगाल में है, उत्तराखंड। पीसीएस पता नहीं लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि बंगाल का पुराना नाम क्या था। तो देख लीजिए, गौड़ राजधानी हुआ करती थी। तो हुमायूं बंगाल से कहाँ, बिहार से कहाँ चला गया? बिहार से बंगाल के क्षेत्र में चला गया और गौड़ का किला पे घेरा डाल लिया। ठीक बात है। उसके बाद आगे चलते हैं। मैं एक अब फिल्म के दूसरी तरफ चलता हूँ। मैंने आपको कहा कि हुमायूं ने पूर्वी भारत में आक्रमण कर रहा है। ठीक बात है। पूर्वी भारत में कौन है? पूर्वी भारत में अफगान है, आप जानते हैं। एक सेक्शन और है इधर जिसका नाम है गुजरात। गुजरात के शासक की मैं चर्चा कर लेता हूं क्योंकि इसके युद्ध के बाद ही निर्णय होगा। तो चलते हैं पहले गुजरात में। गुजरात में कौन है? गुजरात में है शासक है जिसका नाम है बहादुर शाह। स्थानीय शासक है बहादुर शाह। और बहादुर शाह को आप ऐसे कमज़ोर मत समझिए। बहादुर शाह का तोपची है जिसका नाम है रूमी खां। पेपर में आया हुआ है इसका नाम। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह कोई छोटा क्षेत्रीय छत्रप नहीं है जो तुरंत पराजित हो जाएगा। अब ये गुजरात से किधर बढ़ रहा है? ये राजपूतों की तरफ बढ़ रहा है जी, राजपूतों की तरफ बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे राजपूतों की तरफ बढ़ रहा है मतलब? देखिए मैं चलता हूँ चित्तौड़। आपको याद है खानवा का युद्ध?
खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हो गया था। आपको याद होगा, राणा सांगा युद्ध में शहीद हो जाएंगे, मारे जाएंगे। अब चित्तौड़ में इस समय राणा सांगा की वाइफ है जिसका नाम है कर्णावती। अब गुजरात का शासक राजपूतों की तरफ बढ़ रहा है और कहते हैं कर्णावती ने हुमायूं से सहायता मांगी। अब ये इतिहास के देखिए, अब एक्चुअल में क्या है, कभी आईएएस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया कि सहायता मांगी नहीं मांगी, बल्कि इतिहास जो इतिहासकार हैं वो कुछ और ही सेक्शन बताते हैं। खैर, हुमायूं से सहायता मांगी, हुमायूं कलिंजर तक आया। कलिंजर के बाद हुमायूं ने, जो इतिहासकार रिसर्च करते हैं वो ये कहते हैं कि हुमायूं अगर राजपूतों की यहाँ पर सहायता करता, हुमायूं ने नहीं की, अगर राजपूतों की सहायता करता तो हुमायूं को राजपूतों का साथ मिल जाता और हुमायूं एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण कर पाता। आप आगे हिस्ट्री में देखेंगे कि यही काम आगे अकबर करेगा और राजपूतों के सहयोग से एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण करेगा। तो इतिहासकार हुमायूं की भूल मानते हैं। मैंने आपको बताया ना, हुमायूं की कुछ भूलें हैं, जो मुगल सत्ता उखड़ जाएगी, अफीम खाता था, ज्योतिष में विश्वास था, थोड़ा लापरवाह था, और देखिए कूटनीतिक भी नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि हमें वो कूटनीतिक नहीं है। कूटनीतिक कैसे नहीं है? राजपूतों की सहायता करता, राजपूत मुगलों के साथ जुड़ जाते, और मुगलों के साथ जुड़ जाते तो इनके जो अफगान से लेकर के और गुजरात तक ये सारा का सारा शासन मुगल क्षेत्र में आ जाता, सारा का सारा इलाका। लेकिन कहते हैं हुमायूं ने सहायता नहीं की। जो ग्रुप सी वगैरह के पेपर होते हैं उनमें ऐसा कहा जाता है कि कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। अब ये देखिए, अगर स्टैंडर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें हिस्ट्री की किताबों में, एनसीईआरटी में इस तरह का कोई जिक्र नहीं मिलता कि राखी भेजी या नहीं भेजी। खैर, तो ये इतिहास के गर्त में है, इसे हमें कुछ नहीं लेना। खैर, हुमायूं आया, लेकिन हुमायूं ने राजपूतों की सहायता नहीं की। तो इससे हुआ क्या? इससे गुजरात का शासक वापस लौट जाएगा। गुजरात का शासक वापस लौट जाएगा। फिर गुजरात का शासक, हुमायूं इसका पीछा करेगा। किसका? गुजरात के शासक बहादुर शाह का। ये भाग करके पुर्तगाली बस्ती में घुस जाएगा। पुर्तगाली बस्ती में घुस जाएगा, वहीं पर बाद में इसे पुर्तगाली लोग मार देंगे। आप कहेंगे पुर्तगाली? हाँ, पुर्तगाली लोग इस समय भारत में आ चुके हैं, व्यापारी हैं, और गोवा और दमन द्वीप के इलाकों में वो शासन कर रहे हैं। ये गुजरात से बहादुर शाह पुर्तगालियों की बस्ती में घुस जाएगा। इसका एक क्वेश्चन है जो आईएएस में आया हुआ, उसके बाद में बात करूंगा। पुर्तगाली बस्ती में घुस जाएगा, वहाँ पे पुर्तगाली लोग बहादुर शाह को मार देंगे। पेपर में आया था किस, देखिए पुर्तगाली की अगर मैं बात करूँ, जरा सी बात कर रहा हूँ। पुर्तगाली गवर्नर होगा जिसका नाम होगा ननो दी कुना, जिसका काल होगा 29 से 36 के आसपास। देखिए बहादुर शाह का काल भी इसी दौरान बैठ रहा है। तो ननो दी कुना कहते हैं कि इस ननो दी कुना से मिलने जाएगा बहादुर शाह, जहाज में, दोनों में मुठभेड़ होगी, मलयुद्ध होगा। मलयुद्ध का मतलब फाइट होगी, और समुद्र में गिर करके बहादुर शाह की मृत्यु हो जाएगी, इतना कहा जाता है। तो बहादुर शाह का सेक्शन में यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए मैंने आपको क्या बताया। पहले मैंने बताया कि हुमायूं पूरब की ओर बढ़ा, दोराहा का युद्ध लड़ा। अभी पूरब की समस्या समाप्त नहीं हुई है। वहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम फरीद है, अफगान है, जो चुनार में था, और चुनार में होने के कारण हुमायूं ने उसका घेरा डाला। उसने समझदारी दिखाई और हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन हुमायूं के लौटते ही, जब हुमायूं पश्चिम की तरफ गया है, तो उसने अपनी सत्ता पुनः स्थापित करनी शुरू कर दी है। तो इसका मतलब हुमायूं के लिए चुनौती खत्म नहीं हुई है। हुमायूं के लिए पश्चिम की चुनौती हाँ कुछ समय के लिए खत्म जरूर हो गई है। कैसे? गुजरात का शासक है बहादुर शाह। कर्णावती, कर्णावती कौन है? चित्तौड़ के राजा जो राणा सांगा थे, जो मारे गए थे, उनकी पत्नी है, विधवा है। ये हुमायूं से मदद मांगती है। हुमायूं आता है, मदद नहीं करता है हालांकि, लेकिन ये बहादुर शाह घबरा कर भाग जाता है। बहादुर शाह बाद में पुर्तगाली बस्ती में घुस जाता है, वहाँ पे बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। इतना सेक्शन आप याद कर लेंगे। बहादुर शाह का एक तोपची था, तोपची का नाम क्या है? रूमी खां। चलिए अब मैं दूसरे सेक्शन में चल रहा हूँ, वापस चल रहा हूँ अफगानों की तरफ। हुमायूं के लिए गुजरात की चुनौती समाप्त हो गई है। चलिए अब हम चलते हैं, क्या कर रहा है वो लड़का जिसका नाम है शेर खां, जो कि चुनार का घेरे डाले हुए था। चलिए उसके पास चलते हैं। मैं बात कर रहा हूं शेर खां की। अब मैं इसकी बात करता हूं। देखिए शेर खां हुमायूं के लौटते ही, हुमायूं जैसे ही गुजरात की तरफ बढ़ा तो अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। और इसने क्या किया, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। ये देखिए, ये है दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार का शासक है जिसका नाम है बहार खां लोहानी। जस्ट एक बार आप देखेंगे याद हो जाएगा, इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहार खां लोहानी है।
अब बाहर खां लोहानी की अगर मैं बात करूं तो बाहर खां लोहानी के समय बाहर खां लोहानी का एक लड़का है और उस लड़के का शिक्षक है जिसका नाम है शेर खां। ठीक है, अभी मैं फरीद लिख रहा हूं। ठीक बात है, मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने यहां पर फरीद लिखा है, शेर खां ने लिखा है। क्यों लिखा है आप देखते हैं। अब बाहर खां का जो लड़का है, लड़के का नाम क्या है, लड़के का नाम है जलाल खां। ठीक होगी बात। बाहर खां लोहानी दक्षिण बिहार का सूबेदार है, दक्षिण बिहार के सूबेदार का लड़का है जलाल खां, जलाल खां का शिक्षक है फरीद। ठीक बात है। एक बार कहते हैं इसने फरीद ने एक शेर को मार दिया, शेर को मारा। शेर को मारने के बाद बाहर खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, शेर खां की उपाधि दी। ठीक हो गई बात। बाहर खां ने शेर खां की उपाधि दी। अब क्वेश्चन जैसे भी हो सकता है कि भाई शेर खां की उपाधि किसने किसे दी, तो आप देख सकते हैं शेर खां की उपाधि हुमायूं फरीद को किसने दी थी, बाहर खां लोहानी ने दी थी। चलिए इसके बाद आगे चल रहे हैं हम। देखिए मैं एक बार चुनार में आता हूँ, चुनार की बात करता हूँ। चुनार देखिए शेर, मैंने कहा आपको एक चीज़ मैंने बताई कि हम देखते हैं कि हुमायूं कहीं कूटनीतिकता में कमज़ोर था, वहीं शेर शाह कूटनीतिकता में मजबूत था। उसने क्या किया था, उसने चुनार की जो संरक्षक था वो मर गया, तो उसकी विधवा थी जिसका नाम था लाडली बेगम। शेर खां ने इससे शादी कर ली और बहुत धन प्राप्त हुआ। उसके बाद बाहर खां लोहानी की मृत्यु हुई तो इसकी विधवा से भी शेर खां ने शादी कर ली और एक बड़े साम्राज्य पे दक्षिण बिहार से लेकर चुनार तक के सारे इलाके पर उसका होल्ड होने लगा और वो उत्तरी बिहार पर लूटपाट करने लगा। उसने सूरजगढ़ का लूट करी थी और उत्तरी बिहार तक लूट करने लगा। देखिए हुमायूं कहाँ बिजी है, हुमायूं बिजी है आपका पश्चिम भारत में, और शेर खां क्या कर रहा है, शेर खां अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। धीरे धीरे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई, वो दक्षिण बिहार, उत्तरी बिहार और आप देख रहे हैं सारे के सारे इलाके पर उसने होल्ड कर लिया। विधवाओं से शादी करने के बाद उसको बहुत सारा धन मिला, धन की सहायता से उसने क्या करा, बड़ी सेना बना ली। मैं इसको और डिटेल में जब पढ़ाऊंगा, जब शेर शाह पढ़ाऊंगा, अफगान पढ़ाऊंगा, तो एक बार फिर से रिवीजन करूंगा इसका। तो आप देखेंगे शक्ति बढ़ाने के बाद हुआ क्या, हुमायूं इस बात से चिंतित हो गया। मैं इस सेक्शन को मिटो रहा हूं और फिर मैं आगे चल रहा हूं। देखिए अब हुमायूं क्या हुआ है, हुमायूं इस समस्या से चिंतित हो गया और हुमायूं 1538 में जब पश्चिम गुजरात से फ्री हुआ तो बड़ी सेना लेकर के चुनार को घेर लिया। चुनार का घेरा डाल दिया किसने, हुमायूं ने। हुमायूं ने 1538 में चुनार का घेरा डाल दिया। ठीक बात है। चुनार के बाद जब चुनार का घेरा डाला, चुनार के बाद वो फिर बंगाल की तरफ गया और गोंड पहुंच गया। ठीक बात है। गोंड कहाँ है, बंगाल में। मैं आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ, बंगाल में है गोंड। चलिए अब हुमायूं, शेर खां, जब हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था तो शेर खां इसे खाली कर कर उजाड़ कर गया था। बिल्कुल उजाड़ करने का मतलब ये होता है कि आप पीछे हटते जा रहे हैं और उजाड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपकी सेना जब यहाँ आएगी उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, ना रसद सामग्री भी नहीं मिलेगी। उसके बाद शेर खां इधर आया गोंड, तो हुमायूं उसका पीछा करता हुआ गोंड आया, तो हुमायूं, शेर खां यहाँ से चला गया बिहार में। ठीक हो गई बात, बिहार में आ गया और बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चौसा। अब आप कहेंगे चौसा कहाँ है, चौसा बक्सर के पास है। चौसा कहाँ पे है, चौसा बक्सर के पास है। और यहाँ पर रास्ते में 1539 की बात है, 29 जून 1539 की बात है, यहाँ पर युद्ध हो रहा है जिसका नाम है चौसा का युद्ध। अब चौसा का युद्ध हो रहा है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है, चौसा का युद्ध हो रहा है हुमायूं वर्सेस
शेरशाह। ठीक बात है। और हुमायूं इस युद्ध में पराजित हो जाएगा। अब हुमायूं इस युद्ध में इतनी बुरी तरह पराजित हो जाएगा कि उसे जान बचानी भारी हो जाएगी, और जान बचाने के लिए वो घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाएगा। और गंगा नदी में कूद जाएगा तो किसी तरह एक भिश्ती हुमायूं को गंगा नदी से निकालेगा और उसे वापस उसके राजदरबार आगरा पहुंचाएगा। चलिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शेरशाह ने मुगलों को चोट दे दी है। देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं। 1529 में हमने पढ़ा था घाघरा का युद्ध, अगर आपको याद हो तो। घाघरा का युद्ध हमने पढ़ा था, बाबर वर्सेस अफगानों के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध। उस समय एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो ये शेर खां था ना, शेर शाह सूरी जो बनेगा, ये घाघरा के युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। अब आप कहेंगे ये क्या चक्कर है? देखिए, मुगलों की तरफ से अफगानों के विरुद्ध लड़ा था ये। और इसने क्या करा था? इसने मुगलों की सारी लड़ने की रणनीति, अब आप कहेंगे लड़ने की रणनीति क्या? मैंने आपको बताया था पानीपत के युद्ध में बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीता था, लोदियों को पराजित किया था, तो उसकी लड़ने की पद्धति थी जिसका नाम था तुलगमा युद्ध पद्धति। तो हुमायूं ने सारी पद्धति को, सबका अध्ययन कर लिया था कि मुगल कैसे कैसे क्या नाम है, शेर खान ने सारा सिस्टम देख लिया था कि किस तरह से मुगल लड़ते हैं। और उसने वहाँ पर एक बात कही थी, क्या उसने कहा था, अगर समय ने साथ दिया तो एक दिन मैं मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आया कि जब बाबर मरा था तो बाबर मरते हुए हुमायूं को एक बात कह गया था कि इस चालाक लड़के से सावधान रहना। तो क्वेश्चन ये आया था कि बाबर चालाक अफगान या चालाक लड़का किसे कह के गया था? शेर खां को कह के गया था, और हुमायूं को कह के गया था कि उससे सावधान रहना। खैर, देखिए, वही बात सत्य होने जा रही है। 1539 का युद्ध हुआ है, चौसा का युद्ध हुआ है। चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया है, लेकिन अभी मुगल सत्ता समाप्त नहीं हुई है। हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं पराजित होने के बाद इसने दोबारा से अपनी तैयारी करी और एक बड़ी सेना तैयार करी। बड़ी सेना तैयार करने के बाद अपने भाइयों को भी बुलाया कि युद्ध में सहायता के लिए। लेकिन इधर से बंगाल से, बिहार से शेर खां बड़ी सेना लेके आ रहा है, और इनका टकराव होगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, कन्नौज या बिलग्राम। ठीक हो गई बात? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हो रहा है 1540 में। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ है, जिसमें हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो गया है। अब यहाँ पर मुगल सत्ता समाप्त हो गई है भारत से, और दिल्ली आगरा पर शेरशाह का कब्जा हो गया है। ठीक बात है। अब मैं इसका दूसरा फेस आपको बताता हूँ कि 1540 में, देखिए हमने अभी कहा था कि हुमायूं का पहला काल जो है 1530 से 1540 तक रहेगा। वो फेस मैंने पूरा कर दिया है। क्या क्या किया मैं आपको दोबारा से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, जिससे आपको रिवीजन रहे। देखिए, हमने बात करी, हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा, उसने अपने भाइयों में सिंहासन बांट दिया, कामरान को काबुल कंधार का क्षेत्र दिया, अस्करी को संबल का क्षेत्र दिया, और हिंदाल को अलवर का क्षेत्र दिया, और साम्राज्य को बांट दिया। सुलेमान मिर्जा एक भाई था जो बदख्शा में बैठा हुआ था। इस तरह से साम्राज्य को बांट दिया। हुमायूं ने अपने युद्ध की तैयारी की। युद्ध की तैयारी में सबसे पहले 1531 में कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1532 में हुमायूं अफगानों की तरफ बढ़ा। हमने कहा हुमायूं के दो दिशा में शत्रु थे, एक पूर्वी दिशा में बंगाल बिहार में कौन है? बंगाल बिहार में आपके अफगान है। और पश्चिम भारत की बात करूं तो पश्चिम भारत में कौन है? पश्चिम भारत में गुजरात है। गुजरात के शासक कौन है? बहादुर शाह है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहले मैं अफगानों की तरफ चल रहा हूँ। हुमायूं ने 1532 में बिहार की अगर बात करूँ, बिहार में दो हैं, एक उत्तरी बिहार है, एक दक्षिण बिहार है। उत्तरी बिहार में महमूद लोदी है। ये वही महमूद लोदी है जो घाघरा के युद्ध में बाबर से लड़ा था। उसके बाद महमूद लोदी पराजित हुआ था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। महमूद लोदी का दोबारा मुकाबला हो रहा है। दोबारा मुकाबला किससे हो रहा है? हुमायूं से हो रहा है। कब हो रहा है? 1532 में हो रहा है। क्या नाम है युद्ध का? युद्ध का नाम है दोहरिया का युद्ध। ठीक बात है, दोहरिया का युद्ध है, जिसमें हुमायूं विजयी हो जाएगा और महमूद लोदी पराजित हो जाएगा। हुमायूं वहाँ से चुनार के किले को घेरता है। चुनार का किला कौन है? चुनार के किले में शेर खां बैठा है। शेर खां के पास चुनार का किला कहाँ से आया? शेर खां ने चुनार की विधवा से शादी करी थी, इसलिए चुनार की संपत्ति उसे मिली हुई थी। ठीक बात है।
और उसको घेरने के बाद हुमायूं के सामने शेर खान ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। हुमायूं इसके बाद बंगाल होता हुआ वापस कहाँ चला गया, वापस चला गया दिल्ली। दिल्ली में उसे सूचना मिली कि गुजरात का शासक है जिसका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह कहाँ है, राजपूतों की तरफ बढ़ रहा है, राजपूतों से वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, आगरा की तरफ। देखिए राजपूतों से आगरा का इलाका बड़ा पास पड़ता है। तो हुमायूं अपनी सेना लेके गया। कहते हैं कि चित्तौड़ की जो विधवा रानी थी, रानी कर्णावती ने हुमायूं को आमंत्रित किया था, राखी भी भेजी थी। खैर नहीं भेजी थी, खैर वाह हुमायूं आया है। हुमायूं को देखकर गुजरात का शासक बहादुर शाह भाग गया है। बहादुर शाह कमज़ोर शासक नहीं है, उसका एक तोपची भी है। तोपची का नाम क्या है, रूमी खां है। और रूमी खां हुमायूं को देख करके बहादुर शाह जो है पुर्तगाली बस्ती में चला जाएगा। पुर्तगाली बस्ती में पुर्तगाली उसे जहाज़ से फेंक देंगे, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाएगी। हुमायूं जब इतने समय तक गुजरात में बिजी रहा, गुजरात में व्यस्त रहने के बाद वो वापस आया तो उसे पता लगा कि बंगाल बिहार की स्थिति बदल रही है। देखिए उस समय का ज़माना ये नहीं है कि आप सोचें कि फ़ोन कर दिया बंगाल से कि मालिक आ जाओ, हाँ ऐसा ज़माना नहीं है। उस समय का ज़माना यह है कि घुड़सवार आते हैं, सूचना लेके आते हैं, सेना बिजी है तो यहाँ पे छोड़ के भी नहीं जा सकता। तो इतने में शेर खां को बहुत टाइम मिल गया। शेर खां ने क्या किया आप देखिए, अगर शेर खां की बात करूँ मैं तो शेर खां चुनार में था। चुनार के बाद दक्षिण बिहार में जो था शासक का नाम क्या था, बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाएगी। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद वो बहार खां लोहानी की विधवा से भी शादी और उत्तरी बिहार तक के इलाके पर सारा का पूरा बिहार बंगाल तक पे हमले कर करके लूटपाट करेगा। तो वो एक मजबूत शासक होता जा रहा है। हुमायूं उसकी शक्ति से चिंतित हुआ है। चिंतित होने के कारण हुमायूं ने क्या किया है, हुमायूं सेना लेकर बंगाल की तरफ गया है और हुमायूं ने चुनार को घेरा है। शेर खां पीछे हटता जा रहा है। शेर खां लड़ नहीं रहा है प्रत्यक्ष, उसे पता है मुगल सेना बहुत बड़ी है, मैं सीधा नहीं लड़ सकता हूँ, तो वो पीछे हटता जा रहा है सेना। और चुनार को उजाड़ करके वो पीछे चला गया। चुनार जब पहुंचा हुमायूं को कोई रसद सामग्री नहीं मिली, सब तहस नहस कर गया था। वो सेना थक गई, इतना लंबा सेना फिर गोड बंगाल तक गई। बंगाल तक जाने के बाद शेर खां घूमकर वापस आ गया और उसने बिहार में कहाँ, बिहार में चौसा यानी बक्सर में हुमायूं को घेर लिया। थकी हुई सेना है, इतने समय से लगातार संघर्ष कर रही है और एकदम से बीच में घेर लिया। गंगा नदी के किनारे ये युद्ध हो रहा है और जिसमें हुमायूं पराजित हो जाएगा। हुमायूं पराजित होकर हुमायूं कहाँ गया, गंगा नदी में कूद गया। एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। इतिहास में ऐसे कहते हैं कि हुमायूं ने उसे एक दिन का राजा बनाया था, मेरे को नहीं पता, कई इतिहास की किताब प्रमाणिक किताबों में नहीं लिखा है। खैर हुमायूं ने दोबारा शक्ति संचित की है और बड़ा है उसकी तरफ, लेकिन शेर शाह ने कह दिया है कि अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ सेना लेकर। और वो देखिए बंगाल बिहार से कहाँ आ रहा है, वो उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश कौन सा इलाका, कन्नौज, आप जानते हैं कन्नौज। और कन्नौज में 1540 में युद्ध हो रहा है। युद्ध का नाम क्या है, बिलग्राम का युद्ध, जिसमें हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो जाएगा। अब हुमायूं क्या करे, शेर खान ने तो कब्जा कर लिया। चलिए अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और पहले मैं हुमायूं बताता हूँ हुमायूं ने क्या किया। हुमायूं ने 1540 में पराजित होने के बाद राजपूतों की शरण ली और हुमायूं जा रहा है अब मारवाड़। मारवाड़ का शासक है जिसका नाम है मालदेव। हुमायूं सहायता के लिए राजपूतों की तरफ जा रहा है, लेकिन हुमायूं जब वहाँ पहुँचता उससे पहले हुमायूं को सूचना मिली कि मालदेव के पास मत जाइए, मालदेव शेर खां से मिला हुआ है, शेर शाह से मिला हुआ है, आपको गिरफ्तार करके वो आपको क्या करेगा, गिरफ्तार करके वो शेर शाह को सौंप देगा। तो हुमायूं को लगा कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि शेर खां ने पराजित करके शेर खां वापस अपने गद्दी पे चला गया। जैसे हुमायूं क्या करता था, कोई युद्ध जीतता था ना तो पार्टी करते थे ये लोग, दावतें करते थे, कई दिन तक दावत चलती रहती थी, पार्टी जो इन तरह की इनकी पार्टी होती होगी, आपकी वाली नहीं, तो पार्टियां करते थे ये लोग। तो इतने में शत्रु को मौका मिल जाता था संभलने का, लेकिन शेर शाह ने ये गलती नहीं करी। शेर शाह ने क्या करा, शेर शाह ने हुमायूं के पीछे अपने सैनिक भेजे हैं। हुमायूं राजपूतों से होता हुआ हुमायूं गया। हुमायूं ने 1500 देखिए हुमायूं यहाँ पे क्या करेगा, 1541 में हुमायूं की शादी होगी। अब हम 1540 वाला काल में यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप समझिएगा फिर हम समझते हैं। 1540 से 1555 तक मैं इस काल को लिख रहा हूँ हुमायूं का निर्वासन काल। हुमायूं का कौन सा काल है, निर्वासन काल। आप कहेंगे निर्वासन काल का मतलब वो इधर उधर भटक रहा है, वही उसका निर्वासन काल है। अब हुमायूं ने इसमें क्या क्या किया है हम उसकी बात करेंगे। चलिए हुमायूं ने 1541 में पहले हुमायूं ने शादी करी।
उसने कहा चलो शादी का तो काम निपटा लो, गद्दी तो चली गई, पता लगा बाद में शादी भी ना हो, बेरोजगारों की कहाँ शादी होती है, संपत्ति चलेगी फिर कहाँ शादी होगी। खैर लड़की मिल गई और हुमायूं की 1541 में शादी हो रही है। ठीक हो गई बात। 1541 में हुमायूं ने जब शादी की है तो शादी की है हमीदा बानो बेगम से। किससे की? हुमायूं की पत्नी का नाम है से हुमायूं और है से ही हमीदा बानो बेगम। ठीक हो गई बात, याद रखिएगा, हमीदा बानो बेगम से शादी हुई है। इसी हमीदा बानो बेगम से ही हुमायूं का एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा अकबर। ठीक होगी बात। तो 1541 में हुमायूं की शादी हुई है हमीदा बानो बेगम से और इसी से 1542 में अकबर का जन्म होगा। 14 अक्टूबर 1542। आप कहेंगे कि मैं डेट क्यों लिख रहा हूँ, कोई बर्थडे की पार्टी थोड़ी करनी है। देखिए मैं डेट इसलिए लिख रहा हूँ, एक बार जब अकबर शासक बनेगा ना तो उसमें महीना दे रखा था, अकबर फरवरी में शासक बनेगा 1556 में। तो आप देखेंगे अक्टूबर से फरवरी 4 महीने और 13 साल। वो पेपर में क्वेश्चन आया IAS में कि अकबर जब गद्दी पे बैठा तो कितने साल का था? 13 साल 4 महीने का। और इसके बाबा जी यानी दादाजी कितने साल के थे? 11 साल के थे। बाबर जब गद्दी पर बैठा था तो 11 साल का था। याद होगा आपको 1483 में 14 फरवरी 1483 को जन्म हुआ था। हमने वहाँ पे बात की थी कि वैलेंटाइन डे के दिन जन्म हुआ था और 1494 में उसे गद्दी मिली थी। तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। पढ़ाते हुए एक बार बोलूँगा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उसे काटता जाऊँगा। तो अकबर का जन्म हुआ 1542 में। हुमायूं यहाँ से कहाँ गया? हुमायूं गया अमरकोट के राजा वीरसाल के। अमरकोट में राणा लोग रहते थे, उसके राणा का नाम है वीरसाल, राणा वीरसाल। हुमायूं यहाँ पर अपनी परिवार के साथ यहाँ पर आ गया। परिवार और कुछ खास लोग भी थे जिसमें बैरम खां भी थे। बैरम खां का मैं बाद में इंट्रोडक्शन करूँगा। खैर 1542 में यहाँ पर आ गया राणा वीरसाल के यहाँ पे। हुमायूं यहाँ पर अपने परिवार को छोड़ करके हुमायूं यहाँ से गया है ईरान। अब देखिए ईरान गया है हुमायूं। आप कहेंगे ईरान गया है, हाँ ईरान में, ईरान का शासक है, ईरानी में लोग हैं शिया लोग। आज भी आप देखेंगे शिया लोग हैं, तो उस समय भी शिया लोग थे। और शिया का शासक है जिसका नाम है तहमासप। क्या नाम है? तहमासप। हुमायूं ने शाह तहमासप के यहाँ पर शरण ली और उससे सहायता मांगी कि मुझे आप सहायता दीजिए जिससे मैं अपना सत्ता दोबारा प्राप्त कर सकूं। अब ईरान का शासक, आप ऐसे मत सोचिए ईरान के शासक ने क्या शर्त रखी। ये भी एक इतिहास का ऐसा पेज है, कहीं मतलब विवाद है इतिहासकारों में कि भाई ईरान के शासक ने, कहते हैं हुमायूं को कहा पहले तो तू शिया धर्म अपना, कहते हैं हुमायूं ने शिया धर्म अपना लिया। तब ईरान के शासक ने तय किया कि मैं आपको सहायता दूंगा और उसके बदले में आप काबुल और कंधार जीतेंगे। अब देखिए दोबारा आऊँ, काबुल और कंधार में कौन है? काबुल और कंधार में हुमायूं का भाई है। हुमायूं के भाई का नाम क्या है? कामरान। तो उसने क्या कहा, ईरान के शासक ने कहा आप काबुल और कंधार जीतिए हमारी सहायता से और कंधार हमें दे दीजिए, काबुल आप रख लीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, बाद में पेपर में आया हुआ है। हुमायूं क्या करेगा? हुमायूं इनकी सहायता से 1545 में के जीत लेगा। के का मतलब काबुल और कंधार। ठीक बात है। अब शर्त क्या तय हुई थी? शर्त ये हुई थी कि 1545 काबुल और कंधार जीतने के बाद कंधार किसे देना था? कंधार ईरानियों को देना था। देना था ईरानियों को, आप जानते हैं। लेकिन हुमायूं ने क्या करा? हुमायूं ने कंधार नहीं दिया और ना नुकुर करता रहा, मना भी नहीं कर रहा और दे भी नहीं रहा। अब पेपर में क्वेश्चन आया कि ईरानियों और मुगलों के बीच झगड़े का सबसे बड़ा कारण कौन सा इलाका था? तो कंधार का इलाका था। खैर उसने मना कर दिया कंधार देने से और हुमायूं ने काबुल और कंधार में ही अपनी शक्ति को जुटाया। देखिए अब आप कहेंगे काबुल और कंधार में शक्ति को जुटाया, इसका क्या मतलब है? देखिए हुमायूं अपने बीवी बच्चों को कहाँ छोड़ गया था? अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ छोड़ गया था। अकबर 1 साल का 42 में पैदा हुआ था, हुमायूं चला गया 43 44, 1-2 साल हुए। तो वहाँ पर ना राणा के सैनिकों और जो हुमायूं जो अपने 2-4 अपने कृपा पात्र सैनिक छोड़ गया था, उनके साथ में राणा का कुछ संघर्ष हो गया।
जिस कारण से हमीदा बानो बेगम को राणा का किला छोड़ना पड़ा। हमीदा बानो बेगम अपने पुत्र अकबर को लेकर 2-2.5 साल के बच्चे को लेकर के अपने देवर के यहाँ आ गई थी। देवर कहाँ पे था? काबुल कंधार में। ठीक है, तो हुमायूं जब काबुल और कंधार को जीतने के लिए आया तो कामरान ने पता है क्या किया? कामरान ने किले की दीवार पर अकबर को लटका दिया था। 2.5 साल के बच्चे को किले की दीवार पर लटका दिया था। कहते हैं सौभाग्य से एक भी तोप का गोला इसे छू भी नहीं सका। खैर, तो हुमायूं अब वापस आकर के कंधार में किससे मिलेगा? हुमायूं वापस आकर के कंधार में अपने बीवी और बच्चों से मिलेगा 1545 में। ठीक होगी बात? यहाँ तक ठीक हो गया है। जो क्वेश्चन है संभावित मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी जो रह गए मैं अकबर में बताऊंगा। उसके बाद मैं आगे शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 युद्ध हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ और आपका हुमायूं वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा। क्या युद्ध हैं आप वो देखिए। देखिए, हुमायूं ने 1545 में काबुल और कंधार जीत लिया है, हमें ये पता लग गया है। काबुल एंड कंधार जीत लिया है। के लिख दिया मैंने, काबुल और कंधार जीत लिया है। हुमायूं ने यहाँ से शक्ति बढ़ाई और यहाँ से लाहौर होता हुआ कहाँ पे आया है? पंजाब में आया है। अब पंजाब का सूबेदार कौन है? देखिए, पंजाब में कौन है? अफगान लोगों का इलाका है। मैंने आपको कहा था शेर शाह ने सारे इलाके में, पंजाब तक के इलाके में पूरा होल्ड कर लिया था जिससे हुमायूं घुस ना सके। तो अब मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पंजाब में जगह है लुधियाना, आप आज भी जानते होंगे लुधियाना है। लुधियाना में नदी बहती है जिसका नाम है सतलज नदी। उसी के पास एक जगह है जिसका नाम है मच्छीवाड़ा, और यहाँ पर एक युद्ध होगा अफगान वर्सेस हुमायूं। अफगानों में कौन है? अफगानों में आप देखेंगे मच्छीवाड़ा का युद्ध हो रहा है। मच्छीवाड़ा में हुमायूं वर्सेस अफगान। अफगानों के सैनिक हैं, सैनिकों के नाम लिख देता हूँ मैं, नसीब खां व तातार खां। ठीक हो की बात? हुमायूं के साथ कौन है? हुमायूं के साथ बैरम खां है। और ये युद्ध कब हो रहा है? 1555 में। 1555 में कब? मई में। इस समय हुमायूं का लड़का अकबर भी है साथ में, जो कि 12-13 साल का है। ठीक हो गई बात? मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। मच्छीवाड़ा का युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ और अफगान पराजित हो गए। ठीक हो गई बात? एक युद्ध और आगे मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा के बाद जून 1555 की एक और युद्ध की मैं बात कर लेता हूँ, फिर ये आपको याद करना पड़ेगा, जिसका नाम है सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सरहिंद का। ये दोनों पेपर में आए हुए हैं, आईएएस में आए हुए हैं। ये मच्छीवाड़ा अगले ही महीने है सरहिंद का युद्ध। अब आप कहेंगे सरहिंद का युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद भी कहाँ है? सरहिंद भी पंजाब में है। फिर अफगानों की एक और सेना आई। अब सरहिंद के युद्ध में कौन है? सरहिंद के युद्ध में बैरम खां, यानी कि हुमायूं का कृपा पात्र बैरम खां वर्सेस सिकंदर सूर। ठीक हो की बात? मैं बात कर रहा हूँ सरहिंद के युद्ध में। सरहिंद के युद्ध में मुगल फिर विजयी हो गए हैं और अफगान पराजित हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा मैं अकबर में पढ़ाऊंगा। इस विजय के बाद हुमायूं का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया। किसका? मुगलों का दोबारा अधिकार हो गया। अब यहां से क्या होगा? दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया, ठीक बात है। अफगान अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। अफगान बंगाल बिहार में मजबूत हैं और वो सेना लेकर तैयारी कर रहे हैं दिल्ली की तरफ आने की, आगरा की तरफ आने की। खैर, तो उनका दिल्ली आगरा की तरफ अधिकार हो गया है। एक दिन हुमायूं की बात कर लेता हूं मैं और हुमायूं को समाप्त करता हूं। हुमायूं ने क्या करा? हुमायूं जो है 1555 में गद्दी पर बैठ गया दोबारा से, दोबारा राज सिंहासन हो गया, गद्दी पर बैठ गया। पहली बार 1530 में बैठा था, अब 1555 में बैठ गया। चलिए, गद्दी पर बैठने के बाद हुआ क्या? एक दिन हुमायूं जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा था। हुमायूं ने ना 1532 में, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हुमायूं ने 1532 में, हुमायूं को पढ़ने का भी बहुत शौक था। मैंने आपको इसके अभी तक गलत शौक भी बताया, एक अच्छा शौक भी बताता हूँ। इसे पढ़ने का भी शौक था।
कहते हैं अपने साथ चलता फिरता लाइब्रेरी को लेकर चला करता था। तो हुमायूं ने एक दिल्ली में लाइब्रेरी बनाई थी जिसका नाम था दीन ए पनाह। क्या नाम था? दीन ए पनाह। दीन ए पनाह लाइब्रेरी बनाई थी हुमायूं ने 1532 में। हुमायूं जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा था और इसी लाइब्रेरी से आते हुए हुमायूं का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और सीढ़ियों से लुढ़क कर गर्दन की हड्डी टूट गई और हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक बात है, देखिए कितना अनलकी रहा। कुछ अपने भी कर्म खराब थे और कुछ अनलकी भी रहा। जब गद्दी मिली थी, दोबारा गद्दी मिली देखिए सौभाग्य से, और दोबारा गद्दी मिलने के बाद 1 साल भी शासन नहीं कर पाया और गिर करके मृत्यु हो गई। तो इसी में एक इतिहासकार जिनका नाम है लेनपुल ने क्या व्यंग किया हुमायूं के बारे में? उसने व्यंग किया है, जिंदगी भर लुढ़कता रहा, मतलब धक्के खाता रहा और लुढ़कते लुढ़कते इस दुनिया से विदा हो गया। ठीक है, हुमायूं का सेक्शन यहाँ पर पूरा हो गया। अगली वीडियो में भाग 3 में मैं शुरू करूँगा। कहाँ से? मैं शेर शाह को शुरू करूँगा और शेर शाह को शुरू करके आपका पूरा का पूरा ये पार्ट पूरा हो जाएगा। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। देखिए कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, कुछ छूटेगी तो मैं समझाऊँगा। आप ध्यान लगाकर कॉपी लेकर बैठिए और दोबारा देखिए, अगर कोई चीज़ है तो उसको आप दोबारा देखकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए व्यूज़ कर रहे हैं आप यूट्यूब वीडियो पे, तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो कर देना चाहिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा तो यूट्यूब जो है उसको रजिस्टर्ड करेगा। तो आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही ठीक रहेगा। व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देखते रहिए, मैं आपको, जिससे मैं भी प्रेरित होकर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक, थैंक यू।